मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में एक बार पुनः। मित्रों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की क्लास स्टार्ट किए हैं पढ़ना, और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन में भारत का संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो 2 चरणों में हुआ है। एक कंपनी के शासन के तहत, जिसमें विभिन्न रेगुलेशन एक्ट आए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक ताज के शासन के तहत जिसमें विभिन्न अधिनियम आए हैं, ठीक है। तो जो एक्ट और चार्टर हम लोग आए हैं 1773 से लेकर के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर अधिनियम तक, ठीक है। उसमें आज हमें अंतिम चार्टर अधिनियम का अध्ययन करना है। इसके बाद हम लोग ताज के शासन पे आ जाएंगे, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम तक हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास पे, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख लीजिए। पिछले वीडियो देखेंगे तभी नए वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था वो कई मामलों में महत्वपूर्ण था, ठीक है। 1853 का जो चार्टर अधिनियम आता है वो कई मामलों में महत्वपूर्ण होता है, ठीक। सबसे पहली बात तो इसकी सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात क्या है कि 1773 से 1853 तक जो अधिनियम या एक्ट आप कह सकते हैं आए हैं, उनमें ये अंतिम है, ठीक है। एक्ट आए हैं उनमें से ये अंतिम रहा है, ठीक। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही कि ये अंतिम रहा है जो कंपनी के शासन के अंतर्गत आया है, ठीक। दूसरी बात क्या है कि ये संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है, ठीक। और इसमें क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसको हम ज़रा देख लेते हैं। इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन मामलों में यह महत्वपूर्ण रहा है, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये किन किन मामलों में महत्वपूर्ण रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी तो रही है पहली कि प्रथम बार, ऐसा पहली बार हुआ, प्रथम बार जीजी के यानी जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए हैं, ठीक। विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आप हमको बताएंगे, ठीक है, अलग अलग किए गए। यहाँ आपसे एक प्रश्न है, हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि पहली बार कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को कब अलग किया गया था, ठीक है। यहाँ तो कंपनी जो है पूरी तरह व्यापार नहीं कर रही, पूरी तरह राजनीति में आ गई, राजनीतिक इंटरेस्ट लेने लगी है, तब उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग किए गए हैं। लेकिन आप हमको बताएंगे कि पहली बार कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य किस अधिनियम के तहत अलग किए गए थे। हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, आप कितनी जागरूकता से पढ़ रहे हैं ये वहीं स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ है, अलग अलग किए गए हैं। इसके अलावा क्या हुआ, इस अधिनियम में 6 नए पार्षद जोड़े गए हैं, 6 नए पार्षद शामिल, जो कि क्या कहलाते हैं, विधान पार्षद कहलाते हैं। विधान
पार्षद, 6 नए पार्षद जोड़े गए जो विधान पार्षद कहलाए। ठीक है, और इसी के साथ क्या हुआ है, नई केंद्रीय विधान परिषद का, नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक, नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया इसी के तहत। ठीक, इसके अलावा और क्या हुआ, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ हुआ। ठीक, पहली बार क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ हुआ। ठीक, इसके अलावा क्या हुआ है, स्थानीय प्रतिनिधित्व आरंभ करने की क्रम में क्या हुआ है कि जो 6 नए पार्षद शामिल किए गए हैं परिषद में, ठीक है, उनमें से जो 6 शामिल किए गए हैं उनमें से 6 नए पार्षदों में से 4 सदस्य बंगाल, बिहार, बंगाल, मद्रास, बम्बई तथा आगरा से चुने गए। ठीक है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ कब हुआ है, तो चार्टर अधिनियम 1853 के तहत हुआ है, और इसी क्रम में 6 नए पार्षद शामिल किए गए हैं, जिनमें से 6 में से 4 जो है बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से चुनकर आए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है, इस अधिनियम में सिविल सेवकों हेतु क्या हुआ भाई, सिविल सेवकों हेतु खुली भर्ती आरंभ हुई है। ठीक है, और जिसका प्रयास कब किया गया था, आप हमें बताइए। जिसका प्रयास मतलब खुली भर्ती के आयोजन का प्रयास 1833 के अधिनियम में ही किया गया था, जब लॉर्ड विलियम बेल्टिक जी हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था। लेकिन उस समय क्या हुआ है कि स्थानीय प्रतिनिधियों के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका है। ठीक है, तो वो वाक्य 1853 में क्या हुआ है, सिविल सेवकों हेतु खुली भर्ती आरंभ हुई है। ठीक है, और सिविल सेवा हेतु ही, इसी क्रम में सिविल सेवा हेतु ही 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ है। ठीक है, 1854 में क्या हुआ है, मैकाले समिति का गठन हुआ है, और ये किस लिए हुआ है, सिविल सेवा हेतु। ठीक है, किस लिए हुआ है ये, सिविल सेवा हेतु।
सिविल सेवा हेतु। ठीक है, सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन हुआ 1854 में। ठीक, और इसके अलावा क्या हुआ है, कंपनी के शासन का विस्तार, कंपनी के शासन का विस्तार किया गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, कंपनी के शासन का विस्तार होता था और उसे 20-20 सालों तक बढ़ाया जाता था। जैसे 1833 से फिर 53 में हुआ। ठीक है, तो 20-20 सालों तक बढ़ाया जाता था। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कंपनी के शासन का विस्तार हुआ। विस्तार तो किया गया है लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। समय सीमा निर्धारित एक मिनट, समय सीमा निर्धारित नहीं। ठीक, कंपनी के शासन का विस्तार हुआ है लेकिन समय सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। ठीक, इसके अलावा और क्या हुआ है, तो ये मुख्य बातें थीं जो 1853 के चार्टर अधिनियम में हुई हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम किन किन मामलों में महत्वपूर्ण रहा, जरा एक बार गौर कर लेते हैं। ठीक है, किन किन मामलों में ये अधिनियम महत्वपूर्ण रहा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 1773 से जो 1853 तक जो एक्ट आए हैं उनमें ये क्या है, अंतिम है। सबसे महत्वपूर्ण बात, संवैधानिक विकास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या क्या है कि प्रथम बार जो है गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग किए गए हैं। तो आप हमको बताएंगे कि गवर्नर जनरल के या कंपनी के जो है व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य किस एक्ट में अलग किए गए, व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य किस एक्ट में अलग किए गए, यह आप हमको कमेंट करके बताएंगे। फिर क्या हुआ, इसी क्रम में 6 नए पार्षद शामिल किए गए हैं जो विधान पार्षद कहलाते हैं। नई केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ है। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ हुआ है और जो स्थानीय प्रतिनिधि चुन के आए हैं, 6 चुन के आए हैं, उसमें से 4 सदस्य जो है बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से चुने गए हैं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई है, सिविल सेवकों हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ हुई है जिसका प्रयास 1833 में किया गया था किंतु असफल रहा था। ठीक है, 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ है सिविल सेवा हेतु। ठीक है, कंपनी के शासन का विस्तार कर दिया गया है लेकिन समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक, अब आगे क्या होता है कि 1853 का जो अधिनियम चल रहा होता है, इसी अधिनियम के मतलब समय सीमा में ही 1857 में एक बड़ा विद्रोह होता है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा एक बड़ा विद्रोह होता है जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। क्या कहा जाता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। और जब यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है तो इतना भीषण होता है, इतना भयानक होता है, देश के कोने कोने से इतना विरोध होता है कि अंग्रेजों को अपनी नीति बदलने पर विवश कर देता है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी नीति बदलने पर विवश कर देता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करती है, पूरी तरह डिसमिस कर देती, भंग कर देती है। ठीक है, और भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, भारत का शासन सीधे अपने हाथों में ले लेती है और जब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश ताज के हाथों में चला जाता है तो इसी को हम कहते हैं ताज का शासन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ताज का शासन। ठीक, ताज का शासन हम इसी को बोलते हैं। तो ताज का शासन कब से कब तक चलता है,
ताज का शासन। ताज का शासन कब से कब तक चलता है? ये चलता है 1858 से 1947 तक। ठीक है, ताज का शासन 1858 से 1947 तक चलता है। ठीक, इसी के तहत सबसे पहले जो आता है 1858 का, इसको बोलते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, अभी तक क्या आता था? कंपनी के लिए रेगुलेशन एक्ट आते थे, रेगुलेटिंग एक्ट आया करते थे जो कंपनी के लिए आते थे, इसलिए उनको भारत शासन अधिनियम करके नहीं, उनको रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट कहा गया है। अब जो अधिनियम आएंगे उन सभी को भारत शासन अधिनियम कहा जाएगा, क्योंकि अब सीधे तौर पर ये भारत के शासन के लिए आ रहे हैं। और भारत के शासन के लिए जो भारत शासन अधिनियम 1858 का आया है, उसको क्या नाम दिया गया है अंग्रेजी सरकार द्वारा? भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कानून। ठीक है, अंग्रेजी सरकार द्वारा क्या कहा गया है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कानून। ठीक है, इस नाम से मतलब जब 1857 में जब विद्रोह हुआ, 1857 में जब विद्रोह हुआ, अंग्रेजों को अपनी नीतियाँ बदलने पर विवश होना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि भारत में काफ़ी उथल पुथल मची है, अब भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए हम नया कानून लाएंगे, और इसीलिए जो है ये 1858 का अधिनियम लेके आए, और इसको इन्होंने कहा कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कानून। ठीक है, क्या हुआ है? दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन क्या हो गया है? उन्मूलन हो गया है। और अगर ये पूछ लेगा कि संपूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन कब हुआ, ठीक है, यही नोट में आप लिख सकते हैं, संपूर्ण रूप से कंपनी का उन्मूलन कब हुआ है? संपूर्ण रूप से 1 जनवरी 1884। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। संपूर्ण रूप से कंपनी का उन्मूलन हुआ था 1 जनवरी 1884 को। ठीक है, अब 1858 के शासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, जरा देख लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं, मेरे साथ मैं इतना मतलब आराम से बता रहा हूँ को आप चाहें तो मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, और मैं पूरा पॉलिटी आपको रेगुलर पढ़ाऊँगा, इसलिए नोट्स बनाने में कोई डाउट नहीं है, आप नोट्स बनाते जा सकते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो इसकी रही है कि भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। ठीक है, अब कंपनी को भंग कर दिया गया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
जो है भारत के शासन को सीधे तौर पे अपने हाथों में ले लिया है। तो क्योंकि वहाँ ताज का शासन था, ताज का शासन रहता है, तो सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में भारत का शासन चला गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या हुई है कि गवर्नर जनरल का पद अब समाप्त कर दिया गया है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त। अब क्या किया गया उसके स्थान पर? समाप्त उसके स्थान पर वायसराय का पद सृजित। ठीक है, उसके स्थान पे क्या किया गया है? वायसराय का पद सृजित कर दिया गया है। और जो अब ये गवर्नर जनरल जैसा कार्य नहीं करेगा, ये क्या करेगा कि इसका मुख्य कार्य क्या होगा वायसराय का? ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। ठीक है, ये ब्रिटिश ताज का क्या हो गया है? प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया है। ठीक है, अभी तक क्या है, कंपनी शासन कर रही थी, गवर्नर जनरल हुआ करता था। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके ब्रिटिश ताज के मतलब एक वायसराय का पद सृजित किया गया है, जो कि ब्रिटिश ताज का एजेंट है। क्योंकि ब्रिटिश ताज ने अब क्या किया है, भारत का शासन अब अपने हाथों में ले लिया है। तो ये क्या हो गया है, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गया, यानी उसका एजेंट हो गया है। और क्योंकि जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो उस समय जो है लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग को ही क्या कर दिया गया है, अब भारत का वायसराय बना दिया गया है, भारत का प्रथम वायसराय। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ लिख लीजिए जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्या तथ्य है भाई? पहला तथ्य यह है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बंगाल का? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, वारेन हेस्टिंग्स। अब अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आप बताइए। देखिए, जब कंपनी के राजनीतिक कार्यों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा मान्यता दी गई, तो उस समय बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुआ करता था। तो गवर्नर को ही अब क्या कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, और क्या हुआ है,
अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल पूछेगा तो देखिए जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था 1833 के एक्ट के द्वारा उसे ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय कौन था, उस समय कौन था बताइए? लॉर्ड विलियम वेंटिक, लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम जीजी कौन था, जीजी का मतलब गवर्नर जनरल। ठीक है। तो क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, इसे भारत का संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो यही होगा ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही, बेंटिक हम यहाँ केवल लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइए। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ही। इसी प्रकार अगर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछ लेगा आपसे, भारत का अंतिम जीजी कौन था, तो भारत का अंतिम जीजी कौन होगा? जब 1858 के अधिनियम में भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है, तो यही उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो भारत का अंतिम जीजी कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और यही जो है यहाँ पे आपको बताया गया है। और लॉर्ड कैनिंग ही फिर बाद में क्या बनता है? भारत का प्रथम वायसराय बनता है। ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक दो बार आप इसको रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा क्या है? अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा है कि निदेशक बोर्ड, नंबर 2 3 तक हम लोग पढ़ चुके थे ना। चौथा नंबर क्या है इसमें? निदेशक बोर्ड एवं नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। एवं नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। इसका गठन कब किया गया था? देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कब बनाए गए थे? जब कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया था। और हमने आपसे पूछा है कि कंपनी के प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कब किया गया था? तो जब अलग किया गया था तभी इनका गठन किया गया था। ठीक है। तो ये भी आप हमको बताएंगे साथ ही साथ कि निदेशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ। निदेशक बोर्ड और नियंत्रण बोर्ड को अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। साथ ही साथ क्या हुआ है? द्वैध, क्योंकि इसी से द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी, तो द्वैध शासन प्रणाली भी समाप्त कर दी गई है। ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई है। और द्वैध शासन प्रणाली कब आरंभ हुई थी? जब कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया था। तो ये भी आप जरूर जान लीजिएगा। ठीक है, आप हमको जरूर बताइएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हमारा क्या है? भारत का राज्य सचिव नामक, भारत का राज्य सचिव नामक नया पद सृजित किया गया है। नया पद सृजित किया गया है। ठीक है। और इसको क्या मतलब दिया गया है? इसका कार्य क्या है? भारत के शासन पर पूर्ण नियंत्रण की
शक्ति। ठीक है, इसे क्या किया गया है, भारत के शासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई है। ठीक है, और ये कौन हुआ करता था, भारत का जो राज्य सचिव है कौन हुआ करता था। ठीक है, ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। भारत का जो राज्य सचिव बनाया गया था ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य होता था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि भारत का राज्य सचिव नामक जो नया पद सृजित किया गया है वो ब्रिटिश कैबिनेट का सचिव होता था अथवा नहीं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये क्या होता था, सदस्य होने के नाते ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, ब्रिटिश शासन के प्रति जो है उत्तरदायी हुआ करता था। ठीक, आगे भारत सचिव की सहायता के लिए इसी क्रम में क्या हुआ है, भारत सचिव की सहायता के लिए, भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाई गई है, भारत परिषद का गठन। ठीक है, और भारत परिषद का जो गठन किया गया है ये 15 सदस्यीय है, 15 सदस्य। ठीक है, भारत परिषद में कितने सदस्य हुआ करते थे, 15। ठीक है, इनमें से क्या होता था, 15 में से 8 जो होते थे, 8 सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिश सरकार से होते थे, ब्रिटिश सरकार से, और 7 सदस्य जो हैं वो निदेशक मंडल से, निदेशक मंडल से। ठीक, तो ये भारत परिषद गठित हुई है। ठीक, 15 सदस्यीय। इसको क्या किया गया है, एक सलाहकार परिषद भी दी गई है, ये एक सलाहकार परिषद थी, सलाहकार परिषद है ये। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष होता था, इसका जो अध्यक्ष होता था वो क्या कहलाता था, भारत सचिव। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता था, भारत सचिव। भारत सचिव क्या होता था, ब्रिटिश सरकार का ही एजेंट होता था। ठीक है, आगे भारत सचिव परिषद एक नियमित निकाय बन गया है। भारत सचिव परिषद एक नियमित निकाय बन गया है जो क्या कर सकता है, भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार इसके पास आ गया है। ठीक है, भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार। ठीक, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार तो है भारत सचिव परिषद को, भारत सचिव परिषद को भारत सचिव पर भी मुकदमा करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए भारत सचिव पर भी
पर भी मुकदमा किया जा सकता था, किया जा सकता था। ठीक, भारत सचिव पर भी मुकदमा किया जा सकता था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात की जाए, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अगर उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य इस अधिनियम का था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, जिससे इंग्लैंड में बैठकर भारत का शासन चलाया जा सके। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था अधिनियम लाने का। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि जो भारत में प्रचलित शासन प्रणाली थी उसमें कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं किया गया। जो पहले से कंपनी के शासन के तहत शासन प्रणाली भारत में चली आ रही थी उसमें विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। बस केवल क्या किया गया कि कंपनी को समाप्त कर दिया गया, जीजी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वायसराय का मतलब एक नया वायसराय बनाया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एजेंट हुआ करता था। एक नए पद का सृजन किया गया, भारत सचिव, जो भारत के मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि वायसराय का पद जो था, आप कह सकते हैं वायसराय का पद जो था, वायसराय ये क्या होता था? कार्यकर्ता होता था। आप कह सकते हो ये कार्यकर्ता हुआ करता था। ठीक, और भारत सचिव जो होता था, भारत सचिव जो होता था ये इसके ऊपर का अधिकारी हुआ करता था, इसके नीचे वायसराय होता था। ठीक है, भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का एजेंट होता था। क्या होता था? ब्रिटिश सरकार का यानी ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था, एजेंट वायसराय होता था। तो भारत सचिव क्या करता था कि वायसराय पे नज़र रखता था। वायसराय भारत सचिव के नियंत्रण में ही पूरी शासन प्रणाली की देखरेख करता था, पूरी मशीनरी का, प्रशासनिक मशीनरी का संचालन करता था। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये तो था आज की महत्वपूर्ण क्लास का टॉपिक। ठीक है, ताज का शासन 1858 में जब आया तो क्या क्या इसमें हुआ, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देता हूँ आपका। ठीक है, 1858 में जब ताज का शासन आया तो इसको भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कानून कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह उन्मूलन हो गया, लेकिन संपूर्ण रूप से कंपनी का उन्मूलन हुआ है 1 जनवरी 1884 में। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया है। गवर्नर जनरल का पद समाप्त, अब उसके स्थान पर वायसराय का पद सृजित हो गया है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बन गया है। ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बना है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर बात की जाएगी तो वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, मतलब अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। निदेशक बोर्ड एवं नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। इस तरीके से द्वैध शासन की भी समाप्ति हो गई है। भारत का सचिव क्या हुआ है? भारत सचिव नामक एक नए, भारत का राज सचिव नामक नए पद का सृजन हुआ है। ठीक है, जिसको भारत के शासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई है
और ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही सदस्य हुआ करता था। ब्रिटिश शासन के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद भी गठित की गई है, जिसमें कुल 15 सदस्य होते थे। 8 सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार से आते थे और 7 जो है निदेशक मंडल से आते थे। ठीक है। एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया है। भारत सचिव पर एक नियमित भारत सचिव जो है का पद जो है एक नियमित निकाय बनकर उभरा है। भारत और इंग्लैंड में इसे मुकदमा करने का अधिकार है। और ध्यान रखिए कि भारत सचिव पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है। 1858 का जो अधिनियम आया, इसका उद्देश्य क्या था कि प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण कुछ ऐसा किया जाए जिससे इंग्लैंड में बैठकर भारत का शासन अच्छे तरीके से चलाया जा सके। ठीक, तो ये आज की हमारी क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1861 के भारत परिषद अधिनियम की। तब तक आप लोग इसको देखिए अच्छे से, और जो ना समझ में आए उसे पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।